हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था वंडर्स ऑफ सिंगल डोज इन होम्योपैथी बाय डॉक्टर के.डी. कनोडिया के। हमने स्टार्टिंग के 1 से 5 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम 6 से 10th चैप्टर तक पढ़ने वाले हैं। तो ये है डॉक्टर ऑथर के बारे में, ये है कंटेंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 से 10 तक आज हम पढ़ने वाले हैं। 6th में चैप्टर में क्या दिया हुआ है, होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी। 7th में दिया है पैथोलॉजी एंड सिम्टोमेटोलॉजी। 8th में है एग्रावेशन विच आर मीनिंगफुल। 9th में है कॉशंस इन होम्योपैथी। 10th में है कॉम्प्लीमेंट्री आर एनिमिकल्स है ना। तो अब सबसे पहले देखते हैं 6th चैप्टर होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी। ये है हमारा 6th चैप्टर होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी। तो इसमें बताया गया है, जैसे क्रोटन टिग्लेनम का एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। पहले तो ये है कि 6th चैप्टर में बताया क्या है कि होम्योपैथी जो है वो एलोपैथी से कैसे अलग है। जब एलोपैथी जो है, एलोपैथ्स जो थे वो देखते थे कि अगर कोई पेशेंट है वो क्रोटन टिग ले लिया है, उसको अगर रॉ फॉर्म में दिया गया है ना, क्रोटन टिग को एलोपैथी के फॉर्म में पहले के ज़माने में थोड़ी लार्ज डोज दी जाती थी, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता था, बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ डायरिया देखने को मिलता था। लेकिन वही जब होम्योपैथी मेडिसिन आई तो जब उन क्रोटन टिग्लेनम को डाइल्यूट किया गया, मेडिसिन को कम डोज में दिया गया, तो हमने देखा कि वो ही बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ डायरिया को ठीक करने के लिए कैपेबल है। तो ये है होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी, क्योंकि हमारी जो डोजेज होती हैं वो माइन्यूट होती हैं कंपेयर टू एलोपैथी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, 7th चैप्टर पैथोलॉजी एंड सिम्टोमेटोलॉजी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सिर्फ पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बेस पे आपको मेडिसिन नहीं देनी है, आपको पेशेंट की पूरी सिम्टोमेटोलॉजी को देख के, टोटलिटी बना के फिर पेशेंट को मेडिसिन देनी है, तभी जाके हमें क्योर मिल पाएगा। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई डॉक्टर जे.टी. केंट ने। वैसे तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी डॉक्टर जे.टी. केंट ने ही बताई है। उन्होंने ये बोला है कि हार्ट जो है वो होपलेसनेस के लिए है और लंग जो है वो होपफुलनेस के लिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, अंदर यही लिखा हुआ है कि जब भी पेशेंट जो है वो हार्ट में अगर ट्रबल फील करता है तो उसको बहुत ज़्यादा होपलेसनेस आ जाती है, लेकिन अगर लंग होता है तो वो होपफुलनेस अफेक्ट करता है। यहाँ पे ये शो कर रहे हैं डॉक्टर जे.टी. केंट कि जब भी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है तो साथ में उसके मेंटल्स भी अफेक्ट होते हैं, और मेंटल जनरल जो है ज़रूर लेना चाहिए पेशेंट में, ताकि हम पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर पाएँ। यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इंसोम्निया के लिए जेल्सिमियम 1x जो है वो बहुत अच्छा काम करती है और आफ्टर बैड इफेक्ट्स भी इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है लेट मैरिज एंड लेबर के बारे में बताया गया है कि जो भी वुमेन होती हैं 28 और 30, जो जिनकी शादी जो है वो लेट होती है, उनको बाद में जो है प्रोलॉन्ग लेबर से सफ़र करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब है इसमें और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें थर्स्ट बताइए। तो लोग क्या करते हैं, फॉस्फोरस को ज़्यादातर अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स के लिए ही याद रखते हैं, जबकि थर्स्टलेस होती है फॉस्फोरस। तो कुछ केस में थर्स्टी है और कुछ केस में थर्स्टलेस है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब हम थर्स्टलेस के बारे में सुनते हैं तो हमें हमेशा पल्सटिला, एथूजा ये सब याद आती है। इसके अलावा एपिस मेलिफिका, तो एपिस मेलिफिका मोस्टली ग्लोसाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है अगर सिम्टम सिमिलैरिटी हो तो। हमें ज़्यादातर एपिस मेलिफिका जो है वो एडेमा, स्वेलिंग, इन सब के लिए ही याद आती है। तो ये आप आगे से ये भी याद रखिएगा कि ग्लोसाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अब आगे देखते हैं चैप्टर 8 एग्रावेशंस विच आर मीनिंगफुल। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी एग्रावेशन होता है तो आपको ये याद रखना है कि एग्रावेशन एक ही टाइप का नहीं है, किस टाइप का एग्रावेशन है उससे हम डेट डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्सेनिक एल्बम का। तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे सपोज किसी पेशेंट को सोरियासिस है और उसको हमने आर्सेनिक प्रिस्क्राइब की है अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी, तब अगर उस पेशेंट में रप्शंस देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेड है और इन्फ्लेम्ड है, तो हमें उसको ये नहीं समझना है कि वो मेडिसिन का एग्रावेशन होने लगा है और जो मेडिसिन है वो गलत है। हमें ये जानना है कि ये जो एग्रावेशन हो रहा है ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन सही है और ये होम्योपैथिक एग्रावेशन हो रहा है, और हमें थोड़ा टाइम वेट करना है क्योंकि बाद में जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। तो ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है। वैसे इकोनियम मैक का भी एक एग्जांपल दिया है कि जब लोकोमोटर एटेक्सिया के लिए इकोनियम मैक को दिया जाता है सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा उसको एग्रावेशन देखने को मिलता है, वो और ज़्यादा नहीं चल पाता। लेकिन इनिशियली एग्रावेशन के बाद पेशेंट जो है वो क्योर हो जाता है जब हम मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं। तो
अब है चैप्टर नंबर 9 कॉशंस इन होम्योपैथी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि जब हम पढ़ते हैं मेडिसिन को तो हमें ये तो पता होता है कि मेडिसिन को कहाँ पे देना है, पर किस कंडीशन में नहीं देना है, सुबह देना है, शाम देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कहीं नहीं मिलती हैं। तो इसमें ये 9 चैप्टर मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा। इसमें ये बताया गया है कि जब भी आप एंटीसोरिक मेडिसिन दे रहे हो तो उसको बेस्ट टाइम देने का है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक बिफोर ब्रेकफास्ट। ये डॉक्टर हैनीमैन ने भी बोला हुआ है। फिर एक और चीज़ बताइए कि एस्पिरिन, अगर जो लोग भी स्ट्रेस होते हैं या फिर एस्पिरिन खाते हैं बहुत ज़्यादा, या एस्पिरिन टाइप के जो भी ड्रग्स लेते हैं उनमें वो लायबल होते हैं पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन के या फिर गैस्ट्राइटिस की। तो ऐसे पेशेंट को स्पेशली एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए, या फिर अपन को इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए होम्योपैथी भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो जो है बिना किसी एग्रेवेशन के आपको ठीक करती है। डेंजर अहेड भी बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें, क्योंकि डॉक्टर जेटी कैंट ने बताया है इसमें कि जब भी अगर आप कोई सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हो और आपको सरफेस में सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक कार्बंकल, एरिसिपेलस या फिर दूसरे टाइप के इरप्शंस आ रहे हैं और जो है पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपको ये नहीं समझना है कि भई सिम्टम्स जो है वो सरफेस में आ रहे हैं मतलब डीप पैथोलॉजी ठीक हो रही है और सुपरफिशियल आ रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट ठीक हो रहा है। अगर पेशेंट को उसके बाद भी रिलीफ फील नहीं हो रहा है, जनरल वेलबींग फील नहीं हो रही है, इसका मतलब जो है पेशेंट डेंजर में है और आपको मेडिसिन को तुरंत ही एंटीडोट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और है डेंजरस रेमेडीज़। तो 3 रेमेडी बताई हैं, फॉस्फोरस, सैलेशिया, लैकेसिस, जो कि प्री ट्यूबरकुलर टेंडेंसी के कंडीशन में अगर आप दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सही रिपीटिशन नहीं कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटिशन कर रहे हो और अगर आप रॉन्ग पोटेंसी दे रहे हो तो पेशेंट को जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस तक हो सकता है। इसके अलावा बताया हुआ है एनिमिकल्स की हमें कब जो है मेडिसिन क्या नहीं देना है, जैसे कि कॉस्टिकम हो गया, नक्सोमिका हो गई और कैमोमिला हो गई। इन तीनों के टाइम पर हमको पेशेंट को कॉफ़ी पीने से मना करना है, क्योंकि सिम्टम्स को एग्रावेट कर सकता है। फिर बात आती है प्रेगनेंसी की। तो एपिस मेलिफिका को हमें बहुत सोच समझ के प्रेगनेंसी में देना है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर हम लो पोटेंसी में अगर स्पेशली दे रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हो सकता है कि मिसकैरेज भी हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्या करना है से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट, 10th चैप्टर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एनिमिकल्स। तो यहाँ पे बताया है डॉक्टर ई.बी. नैश ने अपना बताया है कि डॉक्टर हेरिंग जो है वो यूजुअली देखते थे कि एकोनाइट और कॉफिया को अगर साथ में अल्टरनेट कर रहे हैं, स्पेशली किस केस में पेनफुल और इन्फ्लेमेटरी अफेक्शन में, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन इसमें ई.बी. नैश ने ये बोला है कि हेरिंग तो मोस्टली अल्टरनेट करने में बिलीव करते थे, पर उन्होंने डॉक्टर ई.बी. नैश ने एक सिंगल टाइम पे पेशेंट की टोटलिटी के अकॉर्डिंग एक सिंगल मेडिसिन पर ही फोकस किया है। तो ये दोनों डॉक्टर्स का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। किसी को अल्टरनेशन में भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ई.बी. नैश का तो सिंगल मेडिसिन से ही बेटर उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।